हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से स्वागत है इस सीरीज में जिसमें हम 46 ईयर के पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे हैं। इस सीरीज में हम यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के 1979 से लेके 2024 तक के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। और आपकी कन्वीनियंस के लिए हमने सारे क्वेश्चंस को 5 यूनिट में डिवाइड किया है और अभी तक हम यूनिट 3 और यूनिट 5 ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इस समय हम यूनिट 1 में है स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड डेमोग्राफिक, जिसका ये 5वां वीडियो है। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लेविंग, कलेक्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम टैक्स इज करेक्ट। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि जो इनकम टैक्स है उसके बारे में कौन सा ऑप्शन सही है, कौन इसको इम्पोज करता है, कौन इसको इकट्ठा करता है और कौन इसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, राइट। तो ऑप्शन पढ़ते हैं और फिर इसका हम क्वेश्चन सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। यूनियन यानी कि सेंटर लेवीज, कलेक्ट एंड डिस्ट्रीब्यूट द प्रोसीड्स ऑफ इनकम टैक्स बिटवीन इटसेल्फ एंड द स्टेट। तो ऑप्शन ए बोलता है जो यूनियन गवर्नमेंट है वो इसको इम्पोज करती है, कलेक्ट करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है, राइट, बिटवीन इटसेल्फ एंड द स्टेट। तो यहाँ पर ऑप्शन ये है, ए ये है ऑप्शन। ये मुझे ठीक ठाक लग रहा है, माइट बी दिस माइट बी द आंसर, लेकिन हम बाकी ऑप्शन को भी देख लेंगे। द यूनियन लेवीज, कलेक्ट एंड कीप्स ऑल द प्रोसीड ऑफ द इनकम टैक्स। ये हमारा ऑप्शन बी है, लेकिन जैसा कि हमें पता है इनकम टैक्स की सारी प्रोसीड सेंटर अपने पास नहीं रखता है, तो ये ऑप्शन गलत है। द यूनियन लेवीज कलेक्ट्स द टैक्सेस बट ऑल द प्रोसीड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टेट। तो यहां पर बोला गया कि सेंटर लेवीज उसको लेवी करता है, कलेक्ट भी करता है, लेकिन जो सारी प्रोसीड है वो स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। अब हम ये जानते हैं कि इनकम टैक्स जो है उसकी प्रोसीड डिस्ट्रीब्यूट तो होती हैं, लेकिन पूरी प्रोसीड जो है स्टेट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती हैं, तो ये भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन डी है, ओनली द सरचार्ज लेविड ऑन इनकम टैक्स इज शेयर्ड बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट। तो केवल जो इस पे सरचार्ज है वो ही शेयर होता है बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट। अगर तो यहां पर सिर्फ बात की गई कि जो सरचार्ज है वही डिस्ट्रीब्यूट होता है। देखिए जो सेस एंड सरचार्ज होता है हमें पता है कि वो स्टेट को नहीं मिलता है, वो यूनियन अपने पास ही रखता है। और ये एक ऐसा इशू रहा है जिस पर स्टेट ने बार बार कंसर्न रेज किए हैं कि जो सरचार्ज और सेस है उनका शेयर टोटल जो मनी कलेक्ट होता है सेंटर में वो बढ़ता चला जा रहा है और वो स्टेट के साइड डिवाइड नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। इस तरीके से हमारा सही आंसर है यूनियन लेवीज कलेक्ट एंड डिस्ट्रीब्यूट ऑल द प्रोसीड ऑफ इनकम टैक्स बिटवीन इटसेल्फ एंड द स्टेट, राइट। तो दिस हैज टू बी द आंसर। चलिए अब हम थोड़ा इसको और डिटेल, इसके आंसर को हम थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। देखिए आर्टिकल 270 है, आर्टिकल 270 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है? ये बोलता है ऑल टैक्सेस एंड ड्यूटी रिफर्ड टू इन द यूनियन लिस्ट, यानी जो यूनियन लिस्ट में जितने भी टैक्सेस ऑन ड्यूटीज हैं एक्सेप्ट द ड्यूटी एंड टैक्सेस रिफर्ड टू इन आर्टिकल 268 और 269, जो 268 और 269 में रेफर किए गए रिस्पेक्टिवली। सरचार्ज ऑन टैक्सेस एंड ड्यूटीज रिफर्ड टू इन आर्टिकल 271 एंड एनी सच लेविड फॉर स्पेसिफिक पर्पस अंडर एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट शैल एंड बिलीव एंड कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये इसको कलेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही इसको इंपोज करेगी। एंड शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है किस हिसाब से? इसको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है यूनियन एंड स्टेट में, और किस क्लॉज के हिसाब से? तो यहां पर क्लॉज 2 के हिसाब से। और क्लॉज 2 क्या है? क्लॉज 2 को पढ़ लेते हैं। क्लॉज 2 बोलता है सच परसेंटेज as may be prescribed of the net proceed of any such taxes or duty in any financial year। तो जो नेट प्रोसीड है उसका परसेंटेज देना होता है, राइट। परसेंटेज as may be prescribed, ठीक है। तो प्रिस्क्राइब्ड जो भी होगा उसके हिसाब से नेट प्रोसीड का उतना परसेंटेज देना पड़ेगा एनी फाइनेंशियल ईयर। शैल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं बनेगा, बट शैल बी असाइन टू द स्टेट विद इन विच दैट टैक्स और ड्यूटी इज लेवेबल। तो किस स्टेट को मिलेगा? जिस स्टेट से वो कलेक्ट होता है इन दैट ईयर। एंड शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दोज स्टेट, ठीक है, दो स्टेट इन सच मैनर एंड फ्रॉम सच टाइम एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड इन द मैनर प्रोवाइडेड इन द क्लॉज। तो यहां पर बोला गया कि उस मैनर में, जिस मैनर में प्रिस्क्राइब्ड हो उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। अब जो सब क्लॉज 3 है वो बताता है यहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड की मीनिंग क्या है। फर्स्ट पॉइंट बोलता है अंटिल फाइनेंस कमीशन हैज बीन कंस्टिट्यूटेड प्रिस्क्राइब्ड बाय द प्रेसिडेंट। तो जब तक फाइनेंस कमीशन नहीं बना था तब तक प्रेसिडेंट जैसा प्रिस्क्राइब करें वैसा होना चाहिए, ओके। दूसरा क्या बोलता है? अब तो फाइनेंस कमीशन बन चुके हैं। आफ्टर ए फाइनेंस कमीशन हैज बीन कंस्टिट्यूटेड, तो फाइनेंस कमीशन अगर बन जाता है, जो कि ओवर द इयर्स होता रहा है, प्रिस्क्राइब्ड बाय द प्रेसिडेंट बाय ऑर्डर, तो प्रेसिडेंट इसको प्रिस्क्राइब करते हैं आफ्टर कंसीडरिंग द रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन। तो फाइनेंस कमीशन जितना रिकमेंड करेगी उसके हिसाब से प्रेसिडेंट प्रिस्क्राइब करेंगे और उस रेशियो में स्टेट को डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहां पर आर्टिकल 270 बोलता है ऐसे टैक्सेस एंड ड्यूटी रिफर टू एन यूनियन लिस्ट। अब हम ये भी जान लेते हैं कि ये कौन से टैक्सेस एंड ड्यूटी हैं जो कि रिफर्ड इन द यूनियन लिस्ट। तो टैक्सेस विच आर कलेक्टेड एक्सक्लूसिवली बाय सेंटर,
ठीक है, कौन से टैक्सेस होते हैं जो सिर्फ सेंटर कलेक्ट करता है? वो है आइटम्स इन द लिस्ट 1 ऑफ 7 शेड्यूल, राइट? तो 7 शेड्यूल आप जानते हैं जहां पर पावर ऑफ डिवीजन ऑफ पावर किया गया है वहां पर। और फिर कौन कौन से टैक्सेस हैं जो सिर्फ सेंटर कलेक्ट करता है? कस्टम्स का टैक्स, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स एंड कैपिटल गेन टैक्स। ये सारे टैक्सेस जो हैं सेंटर एक्सक्लूसिवली कलेक्ट करता है। इनकम टैक्स इज लेविड एंड कलेक्टेड बाय यूनियन गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन इटसेल्फ एंड द स्टेट। तो यहां पर हमारा सही आंसर ए होगा। और हम एक बार ए को फिर से पढ़ लेंगे, विच इज द यूनियन लेविज कलेक्ट एंड डिस्ट्रीब्यूट द प्रोसीड ऑफ इनकम टैक्स बिटवीन इटसेल्फ एंड द स्टेट। तो यूनियन लेवी करता है, कलेक्ट करता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट कैसे करता है? Between itself and the state. So that has to be your A has to be the right answer. Among which one of the following sets of social religious group is the extent of poverty highest as per the government statistics for the 90s? तो 90s की जो statistics थी उसके हिसाब से कौन से सोशल रिलीजियस ग्रुप में एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी वर द हाईएस्ट? यहां पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, राइट? ऑप्शन ए है मुस्लिम्स ऑफ केरला, गुजरात एंड आंध्र प्रदेश, राइट? तो जो मुस्लिम्स हैं केरला, गुजरात और आंध्र प्रदेश में, और यहाँ पे हमसे पूछा क्या गया? एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी। अब अगर आप इसका आंसर नहीं भी जानते हैं तो इन लार्ज एक्सटेंट इट कैन बी डिराइव। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट केरला, गुजरात एंड एपी रिलेटिवली आर बेटर ऑफ स्टेट। यहाँ पर जो एवरेज एजुकेशन और इनकम का लेवल भी है वो ज़्यादा है, बिकॉज जैसे गुजरात इज कोस्टल स्टेट, ट्रेड काफ़ी होती है। आंध्र प्रदेश इज ऑल्सो इज अ कोस्टल स्टेट, राइट? एंड सदर्न स्टेट दे आर रिलेटिवली मोर डेवलप्ड। तो आप इसको वैसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं, राइट? देन आपका भी है ट्राइबल्स इन बिहार, उड़ीसा, एमपी एंड महाराष्ट्र। नाउ वी नो दैट द ट्राइबल्स इन दीज बेल्ट, राइट, आर प्राइमरली engaged in collection of forest produce and some in agriculture. So it is possible that tribals of Bihar, Odisha, Madhya Pradesh and Maharashtra may be poor, right? It may be the highest. So we cannot eliminate this. This could be an answer, right? अगला देखते हैं, सी है शेड्यूल कास्ट इन पंजाब, वेस्टर्न यूपी, नॉर्दर्न राजस्थान एंड तमिलनाडु। अब हम जानते हैं कि जो पंजाब है वो एग्रीकल्चरी वेल ऑफ स्टेट है, राइट? एंड देन योर वेस्टर्न यूपी इज आल्सो एग्रीकल्चरी वेरी वेल ऑफ, राइट? नॉर्दर्न राजस्थान मे नॉट बी, राइट, वेरी वेल, बट तमिलनाडु इज आल्सो, right, is a industrially developed state, right? So this could be, you know, an option which you can consider, but given that यहाँ पर हमें पंजाब और वेस्टर्न यूपी दे गए हैं जो कि रिलेटिवली बेटर एग्रीकल्चर के में काफ़ी बेटर कर रहे हैं, इसलिए मैं बोलूँगा कि ये प्रॉब्ली हम ऑप्शन को रिजेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज दिस विल बी योर लीस्ट प्रिफर्ड ऑप्शन इन दैट। दिस मे नॉट बी द राइट आंसर, बिकॉज हमें देखना सबसे ज्यादा पॉवर्टी किस में अंदर, राइट? तो अगर हमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के बीच में चुनना होगा तो शेड्यूल कास्ट, क्योंकि दे लिव इन दे ऑल्सो लिव इन द अर्बन सेटिंग, एंड व्हेन दे लिव इन पंजाब एंड वेस्टर्न यूपी, दे मे स्टिल own some, not a lot, mostly they will not own the land, but they will still get to work as agriculture level and etc. तो यहाँ पे इनकम थोड़ी ज़्यादा होने के चांसेस हैं, तो मैं बोलूँगा कि ये भी कम आंसर होने के चांसेस हैं, इसलिए आप उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। बिटवीन ट्राइबल एंड शेड्यूल कास्ट दिस कैन बी रिजेक्टेड, राइट? लास्ट जो है आपके पास है क्रिश्चियंस इन गुजरात, महाराष्ट्र एंड असम। नाउ वंस अगेन आप सोच सकते हैं और एक इसको समझ भी सकते हैं, लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं कि देखिए जो क्रिश्चियंस हैं दे आर रिलेटिवली वेल एजुकेटेड, राइट? बिकॉज क्रिश्चियन मिशनरी has made a lot of effort in terms of providing education और health care hospitals वगैरह भी उन्होंने सेटअप किए थे। तो Christians in गुजरात, महाराष्ट्र एंड असम, they are likely to be well educated, therefore they are likely to have better income, right? Employment and income, therefore इनमें उतने पॉवर्टी होने के चांस नहीं है जितने ट्राइबल्स इन बिहार, उड़ीसा, एमपी, महाराष्ट्र में होने के चांस हैं, इसलिए इसको भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। इस वजह से आपका ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो बी ही होना चाहिए। चलिए अब हम इसका आंसर देख लेते हैं। According to the recent data made available by Central Statistical Organization, the incidence of poverty is highest in the tribes of Bihar, Odisha, Madhya Pradesh. तो यही आपका सही आंसर है, right? Next question. The first Indian state to have its Human Development Report prepared and released by Amartya Sen in Delhi is. तो ऐसा कौन सा पहला स्टेट है जिसने ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बनाई थी और रिलीज की थी बाय अमर्त्य सेन इन दिल्ली? ये 1999 का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है, बट मैं आपको सिर्फ यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि आप अमर्त्य सेन का जान सकते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के कॉन्सेप्ट को जान सकते हैं, इस इंपॉर्टेंट टॉपिक। अदरवाइज यहाँ पे जो सही आंसर है वो मध्य प्रदेश है। जो मध्य प्रदेश है दिस वाज द फर्स्ट स्टेट जिसने ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बनाई थी और पब्लिश की थी, राइट? सो देयरफॉर अगर कोई नई रिपोर्ट आती है जो इंडियन गवर्नमेंट और स्टेट प्रिपेयर करते हैं तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो प्लीज़ उन्हें ध्यान दें करंट अफेयर में। In an open economy, the national income of the economy is, तो यहाँ पर पूछा गया है कि एक ओपन इकोनॉमी है, ओपन इकोनॉमी
क्या होती है ये आपको जानना जरूरी है। एक ओपन इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जो एक्सटर्नल ट्रेड करती है, यानी वो कंट्री दूसरे कंट्रीज में कुछ एक्सपोर्ट करेगी और दूसरे कंट्री से कुछ इंपोर्ट करेगी। ऐसी इकोनॉमी को हम ओपन इकोनॉमी बोलते हैं, राइट। दूसरी तरफ आपके पास क्लोज इकोनॉमी होती है। क्लोज इकोनॉमी क्या होती है? जो किसी दूसरे कंट्री से कोई ट्रेड नहीं करती है, राइट। तो दैट विल बी योर क्लोज इकोनॉमी, सो देयर विल बी नो एक्सटर्नल ट्रेड। Now here we are talking about open economy. In an open economy, the national income Y of the economy is, तो जो नेशनल इनकम है जिसको Y से डिनोट किया गया यहाँ पर, उसकी वैल्यू क्या होगी? C, I, G, X and M stand for consumption. तो C is your consumption, I is your investment यहाँ पर, G is your government expenditure, right? Then X is your total export and M is your total import respectively. तो ये 2000 का क्वेश्चन है, कितना ही सिंपल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमें यहाँ पे पूछा गया। तो लेट्स सी all the option and we will come to the answer. So Y is equal to C plus I, ये कंजम्पशन है, ये इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है और यहाँ पर आपको दिया गया है एक्सपोर्ट, राइट, टोटल एक्सपोर्ट। बट यहाँ पर जो टर्म है, हमें पता है कि जो इंपोर्ट भी है, ओपन इकोनॉमी है तो इंपोर्ट भी उस कंट्री की इनकम को इंपैक्ट करेगा और वो यहाँ पर नहीं लिया गया है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाता है, राइट। नाउ वंस अगेन हम ये देखते हैं Y इक्वल टू I प्लस G माइनस X प्लस M, राइट। सो यहां पर हम जानते हैं कि जो एक्सपोर्ट है, राइट, वो कंट्री की इनकम में ऐड होता है और जो हमें साइन दिया गया है यहाँ पर एक्सपोर्ट के सामने वो नेगेटिव है, राइट। इंपोर्ट जो है वो दूसरी तरफ उस कंट्री की इनकम को कम करता है बिकॉज वी बाई फ्रॉम समवेयर एल्स, राइट। सो देयरफॉर दिस ऑप्शन बिकम wrong, right? So this is about B. Now इसको जानने से पहले हमें ये भी समझना होगा कि ये जो अप्रोच बताई जा रही है नेशनल इनकम की, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर अप्रोच, राइट। यहां पर हम नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो डिफरेंट लोग एक्सपेंड कर रहे हैं, चाहे वो इंडिविजुअल का कंजम्पशन हो या इन्वेस्टमेंट हो इकोनॉमी या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो, उस एक्सपेंडिचर को मेजर करके हम कंट्री की नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये होता है एक्सपेंडिचर अप्रोच टू नेशनल इनकम। इसके अलावा भी 2 अप्रोचेस होती हैं और मैं चाहूंगा कि आप उनके बारे में कमेंट सेक्शन में लिखें। ओके, तो चलिए अब हम ऑप्शन को देखते हैं, ऑप्शन सी और डी दोनों को देखते हैं। तो ऑप्शन सी बोलता है कंट्री की जो नेशनल इनकम है दैट इज कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट, और नेट एक्सपोर्ट को यहाँ पे डिनोट किया गया है टोटल एक्सपोर्ट माइनस टोटल इंपोर्ट। तो जी हाँ, यही करेक्ट आंसर है। किसी भी कंट्री की एक्सपेंडिचर अप्रोच के हिसाब से अगर इनकम को मेजर किया जाए तो कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट इंपोर्ट होगा, और नेट इंपोर्ट में की वैल्यू जो होगी वो होगी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो वंस अगेन मैं सी ऑप्शन को डिस्कस कर रहा हूं। जो किसी भी कंट्री की जो इनकम वाई होगी वो कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट होगी, और नेट एक्सपोर्ट को डिनोट किया जाता है टोटल एक्सपोर्ट माइनस टोटल इंपोर्ट से, राइट। और मैं चाहूंगा कि आप ये कमेंट करें कि क्या इंडिया के लिए ये जो कंपोनेंट है, राइट, नेट एक्सपोर्ट का, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव? इंडिया के लिए क्या है ये कंपोनेंट? मैं चाहूंगा ये कमेंट सेक्शन में लिखें आप, और यहां पर सी ही इसका सही आंसर होना चाहिए। फिर भी लेट्स लुक एट डी। डी में दिया गया कंजम्पशन माइनस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट, और यहां पर जो ये साइन है ये गलत है बिकॉज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अप्रोच में जब हम मेजर करते हैं तो कंजम्पशन प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है, क्योंकि दोनों जो स्पेंड किया वो किसी और की इनकम होगी तो वो नेशनल इनकम में आता है। तो ये ऑप्शन इस हिसाब से गलत हो जाता है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर एक बेसिक कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने का मौका मिला कि किसी भी कंट्री की नेशनल इनकम एक्सपेंडिचर अप्रोच के हिसाब से क्या होती है। यही यहाँ पर दिया गया सी, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दिस इज कॉल्ड नेशनल इनकम अकाउंट आइडेंटिटी फॉर एन ओपन इकोनॉमी। कंजम्पशन रिफर्स टू, कंजम्पशन क्या होता है यहाँ पे? हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑन वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज, राइट, गुड्स ऑफ द नॉन ड्यूरेबल एक्सेट्रा एक्सेट्रा यहाँ पर दिया गया है। अगला क्वेश्चन करने से पहले अगर आप यूपीएससी की तैयारी कम कीमत में करना चाहते हैं तो अगले वीडियो को ध्यान से देखें, और मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करूंगा नेक्स्ट शॉर्ट वीडियो के बाद। अगर आप दिल्ली जैसे शहर में बजट में आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ये है बनो आईएएस। इसको रन करने वाले हैं यूपीएससी क्वालिफाइड एक्स सिविल सर्वेंट एंड जामिया आरसीए एलुमनाई। यहाँ की फैकल्टी को ना केवल यूपीएससी एग्जाम का एक्सपीरियंस है बल्कि पढ़ाने का भी सालों का एक्सपीरियंस है। ये एक्सपर्ट फैकल्टी हर टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद हर टॉपिक को डिक्टेट करते हैं ताकि आपके पास अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स हो। साथ ही क्लास में प्रीलिम्स और मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है और डिस्कस भी किया जाता है। यहाँ पे आपको सिविल सर्वेंट्स जैसे कि आईएएस, आईआरएस
और एक्स सिविल सर्वेंट साथ के साथ जामिया आरसी के एलुमनाइज आपको पर्सनल मेंटरशिप देते हैं। डेली आंसर राइटिंग जो कि सारे टॉपर्स रिकमेंड करते हैं, इस पर यहाँ पे बहुत फोकस किया जाता है जो कि बाकी कोचिंग्स में नहीं होता है। इसके साथ ही आपको मिलती है प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज जो आपको एग्जाम के लिए रेडी करती है। यहाँ के अगर हाइलाइट्स की बात करें तो स्मॉल बैच साइजेस जिसमें 60 स्टूडेंट्स होते हैं और जीएस कोर्स के साथ आपको एसए और सीसैट की क्लासेस भी होती है जिसके लिए आपको अलग से पे करने की जरूरत नहीं है। और ये लोकेटेड है सुखदेव विहार मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल सामने। तो देर किस बात की, आज ही स्टार्ट करें और अपने यूपीएससी के सपने को साकार करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग बनो आईएएस। उस शॉर्ट वीडियो के बाद आपका स्वागत है फिर से इस सेशन में। और चलिए अब अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया हुआ मैच लिस्ट 1 with list 2 and select the correct answer using the codes given below the list। ये 2000 का क्वेश्चन है और यहाँ पर हमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। लिस्ट 1 में हमें स्टेट्स ऑफ बिजनेस साइकिल दिए गए हैं और लिस्ट 2 में उनका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें लिस्ट 1 में है सबसे पहले है बूम। बूम को सामने दिखाया गया बिजनेस एक्टिविटी एट हाई लेवल विद इंक्रीज इन इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट एट मैक्रो लेवल। स्टेट बी है रिसेशन। रिसेशन में है ग्रेजुअल फॉल ऑफ इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट विद बिजनेस एक्टिविटी इन ए लो गियर। डिप्रेशन अनप्रेसिडेंटेड लेवल ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट ड्रास्टिक फॉल इन इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। एंड डी है, डी के सामने है 4 स्टडी राइज इन जनरल लेवल ऑफ प्राइस इनकम एंड आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। अब जैसा कि हम देख सकते हैं बूम वो फेज होता है जहां पर बिजनेस एक्टिविटी बहुत ही हाई लेवल पे होती है, बिजनेस एक्टिविटी एट ए हाई लेवल विद इंक्रीजिंग इनकम एंड आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट एट द मैक्रो लेवल। तो बूम इज करेक्टली मैच विद बिजनेस एक्टिविटी एट हाई लेवल, राइट, वेरी हाई लेवल। इंक्रीज इनकम भी बढ़ रही है, आउटपुट भी बढ़ रहा है और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है। तो ए के सामने जो 1 है दैट इज करेक्टली मैच किया गया है। देन यू हैव रिसेशन ग्रेजुअल फॉल ऑफ इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट विद बिजनेस एक्टिविटी इन द लो लेवल। दैट इज ऑल्सो सीम एब्सोल्युटली करेक्ट दैट रिसेशन जो होता है वो ऐसी फेस होती है जहां पर जो इनकम है वो गिर रही होती है, आउटपुट भी कम हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट भी कम हो रहा होता है, राइट। देन यू हैव डिप्रेशन। डिप्रेशन एक ऐसी स्टेट के साथ मैच किया गया जहां पे अनप्रेसिडेंटेड लेवल ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट, यहाँ भी बहुत ही ज्यादा अंडर एम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट है और ड्रास्टिक फॉल इन इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, ये सारा दिया गया है। दिस ऑल्सो सीम्स करेक्ट, तो सी भी यहाँ पर सही होना चाहिए। देन यू हैव डी को मैच किया गया स्टडी राइज इन जनरल लेवल। स्टडी यानी धीरे धीरे बढ़ रहा है, रिकवरी, राइट। तो ये रिकवरी जो स्टेज है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। स्टडी राइज इन जनरल लेवल, प्राइस भी बढ़ रहे होंगे, इनकम भी बढ़ रहा होगा, आउटपुट भी बढ़ रहा होगा, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा होगा। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि एग्जामिनर ने सारे क्वेश्चन को बिल्कुल करेक्टली मैच कर दिया है, ए को फर्स्ट के साथ, बी को सेकंड के साथ। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन होना चाहिए ए B2 C, this is correct. Then you have A1 B2 C3 and D4, तो A should be the correct answer। चलिए अब हम बिजनेस साइकिल को थोड़ा सा डिटेल से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो ये है यहाँ पर बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल के 4 फेजेस जनरली कहे जाते हैं। दैट इज यू हैव फर्स्ट यू हैव पीक, जिसको हम बूम भी बोल सकते हैं। यहाँ पर यू विल ऑब्जर्व रैपिड इंक्रीज इन व्हाट विल एंड सबसे पहले आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम, राइट। तो तीनों ही काफी तेजी से बढ़ रहे होते हैं। देन यू हैव रिसेशन। रिसेशन यहाँ पे देयर इज अ जनरल डिक्लाइन इन द आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम, राइट। सो दैट इज द फेस। देन यू हैव डिप्रेशन विच इज द अनप्रेसिडेंटेड लेवल ऑफ रिडक्शन इन इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। एंड देन यू हैव वंस अगेन रिकवरी, जहां से ये रिकवर होना स्टार्ट हो जाता है। देन यू हैव एक्सपेंशन फेज। तो ये थी बिजनेस साइकिल। इज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि आ सकता है आपके साथ। और कंट्री जो है इस समय पे मैं बोलूंगा इट्स नॉट रिसेशन बट देयर इज ए स्लो डाउन which is happening in Indian economy, right? And that is what is being observed in Indian economy. And now steps are being taken to sort of make it to the recovery stage, जहाँ पर एक बार फिर से जो हमारी कंट्री की इनकम है वो बढ़ने लगे। एंड दिस लाइन व्हाट यू सीइंग इज दिस इज द ट्रेंड लाइन। इसको ट्रेंड लाइन बोलते हैं, यानी जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ है इकोनॉमी की वो इस रेट को यहाँ पर ट्रेंड लाइन बोला जाता है। तो दिस वाज बिजनेस साइकिल। ए दिया गया, ए बूम इज ए पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी इंक्रीजेस वेरी रैपिडली। जैसा कि मैंने आपको बताया था, बूम वो फेज है जहां पर सेल्स भी बढ़ रही होती है, बिजनेस एक्टिविटी भी बढ़ रही होती है। इन द स्टॉक मार्केट द बूम्स आर एसोसिएटेड विद बुल मार्केट, राइट। तो बुल मार्केट होगा यहाँ पे, जैसा कि अभी हम लोग गुजरे हैं कुछ टाइम पहले। देन वेयर एज बस्ट आर एसोसिएटेड विद द बियर मार्केट। तो बियर मार्केट जो होते हैं वहां पर
बस में फेस किया जाता है। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बुल एंड बियर मार्केट ने ये क्यों कहा जाता है, आप वो कमेंट सेक्शन में लिखें। रिसेशन इज अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन एक्टिविटी अक्रॉस द इकोनॉमी, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था रिसेशन यहाँ पे बिजनेस एक्टिविटी डिक्लाइन होती है, इसी को रिसेशन बोलते हैं। लास्टिंग लॉन्गर देन फ्यू मंथ, तो ये फ्यू मंथ से ज्यादा होगी। इट इज विजिबल इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, रियल इनकम एंड होलसेल रिटेल ट्रेड, तो होलसेल रिटेल ट्रेड में भी ये विजिबल होती है। डिप्रेशन इज सीवियर एंड प्रोलॉन्ग डाउनटर्न, तो ये सीवियर है यानी बहुत ज्यादा डिक्लाइन होगी। देन यू हैव प्रोलॉन्ग यानी लेंदी होगी, टाइम काफी ज्यादा होगा। डाउनटर्न इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इन इकोनॉमिक से डीप depression is completely defined as an extreme recession that lasts 2 or more year, तो ये 2 से ज्यादा साल का होता है। इकोनॉमिक रिकवरी जो पीरियड ऑफ इंक्रीजिंग बिजनेस एक्टिविटी, तो यहाँ पर एक जो रिकवरी की फेज होती है उसमें बिजनेस एक्टिविटी बढ़ रही होती है। देन सिग्नलिंग द एंड ऑफ रिसेशन, मच लाइक द रिसेशन इकोनॉमिक रिकवरी इज नॉट ऑलवेज इजी टू रिकॉग्नाइज, तो इट्स नॉट इजी टू रिकॉग्नाइज until at least several months after it has begun, right? तो it is difficult to identify also। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट डज नॉट गिव फॉर ईच सैंपल विलेज, तो एक इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो रिलीज हुई थी वो हर विलेज के लिए क्या नहीं दिखाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एमिनिटी इंडेक्स, एजुकेशन रिलेटेड इंडेक्स एंड हेल्थ रिलेटेड इंडेक्स, एंड यू हैव अनएम्प्लॉयमेंट ऑल्सो हियर, राइट? सो दीज आर ए बी सी डी योर ऑप्शन। ओके, तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो ये 2000 का क्वेश्चन है, इट सीम्स there was a human development report which was published at that point in time हर विलेज के लिए, तो 2000 का क्वेश्चन है ये। और ये जो रिपोर्ट पब्लिश की गई थी इसमें कई इंडिकेटर लिए गए थे, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर कम्युनिटी, एजुकेशन रिलेटेड इंडेक्स, हेल्थ रिलेटेड इंडेक्स। हाउएवर इसमें अनएम्प्लॉयमेंट रिलेटेड इंडेक्स इसका पार्ट नहीं थी। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2001 इज एन अटेम्प्ट टू मैप द स्टेट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इन इंडिया व्हाइल कंसीडरिंग द स्टेट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, the related economic, education and health amenities, and the report also analyzed governance for human development. To facilitate monitoring, many process indicators have been human development, gender disparity, human poverty index पर related, but इसमें जो D है आपका unemployment related index इसका पार्ट नहीं था। Okay, so that was another question. Now consider the following statement about the mega cities of India, right? तो mega cities के ऊपर इन्होंने क्वेश्चन दिया है। Now we will try to solve this with our common sense. तो population of each mega city is more than 5 million. Population of each mega city is more than 5 million. It is possible if mega cities are defined on the basis of population. तो 5 million के ऊपर mega city हो सकती है, which can be said. Now the second statement, all the mega cities are important city port. All the mega cities are important city port, right? तो अब आप ये समझ सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया जो extreme words होते हैं, they are one way to recognize wrong option. तो यहाँ पर all the मेगा सिटीज लिखा गया, ये भी प्रॉब्लम है। दूसरा, अगर इंडिया में मेगा सिटीज देखेंगे तो दिल्ली का होना तो लाजमी है, दिल्ली तो होगा ही होगा। नाउ इज दिल्ली अ सी पोर्ट? नो, दिल्ली इज नॉट अ सी पोर्ट, राइट? तो इस तरीके से हम अपने कॉमन सेंस से भी ये सेकंड स्टेटमेंट को गलत मार्क कर सकते हैं। थर्ड, मेगा सिटीज आर आइदर नेशनल और स्टेट कैपिटल। मेगा सिटीज आर आइदर नेशनल और स्टेट कैपिटल। इट इज ऑल्सो पॉसिबल, राइट? द मेगा सिटीज आइदर नेशनल और स्टेट कैपिटल। चलिए अब ऑप्शन देखते हैं, हो सकता है कोई ऑप्शन अगर इसमें 3 ना हो तो मे बी हमें कुछ डाउट हो, लेकिन लेट्स सी द ऑप्शन। तो सेकंड को हम एलिमिनेट करेंगे तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, ए सी एलिमिनेट हो जाएगा और बी भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो इसके साथ हमारे पास डी ही करेक्ट ऑप्शन बचेगा, जो कि 1 और 3 को साथ जाता है, राइट? तो दिस वे दिस वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन, जस्ट बिकॉज आपको यहाँ पर पकड़ना था कि ऑल द मेगा सिटी कैन नॉट बी सी पोर्ट, दिल्ली नहीं है, राइट? So this was the mega city of India have more than 5 million population, but not all the major cities are located on the sea coast or are seaport. Delhi, which is national capital, is not a seaport. तो very easy question यहाँ पर। अगला क्वेश्चन करते हैं, which one of the following port of India handles the highest tonnage of import cargo? तो इन सारे पोर्ट में से सबसे ज्यादा जो कार्गो टनेज है कौन सा पोर्ट हैंडल करता है? इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले और बाकी सी बोर्ड को रिवाइज करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि बनो आईएएस का कोर्स अब हिंदी मीडियम में भी आ चुका है। साथ ही साथ बनो आईएएस की 46 ईयर की बुक आ चुकी है, जो अगर आप खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और 46 ईयर पीवाईक्यू की बुक को आप खरीद सकते हैं। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। ऑप्शन ए है कलकत्ता, ऑप्शन बी है कांडला, ऑप्शन सी है मुंबई और ऑप्शन डी है विशाखापट्टनम। चलिए हमारे पास कलकत्ता, कांडला, मुंबई और विशाखापट्टनम ऑप्शन है। ओके, तो अगर हम इंडिया के पोर्ट को देखें तो मैंने ये डेटा लिया है फाइनेंशियल ईयर 2025 का, दिसंबर तक का डेटा है। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलते हैं इन टर्म्स ऑफ जो सबसे बड़े मेजर पोर्ट हैं, राइट? उनके हम वॉल्यूम को एनालाइज करें तो यहाँ पर सबसे ऊपर है आपका, सबसे टॉप 2 में है आपका कांडला पोर्ट और पारादीप पोर्ट, राइट? तो पारादीप पोर्ट आपका जो उड़ीसा में आता है और जो कांडला पोर्ट है वो गुजरात में आता है। बाकी सारे पोर्ट हैं, चाहे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट हो या विशाखापट्टनम पोर्ट हो, वो सब नीचे आते हैं, राइट? तो यहाँ पर हमारे पास या तो हम इन दोनों के बीच में ही हमें मार्क करना होगा, क्योंकि वैसे तो देखा जाए दिसंबर तक जो पारादीप पोर्ट थोड़ा सा आगे है, बट हो सकता है फुल ईयर में कांडला भी आगे हो जाए, तो हम ऐसा कुछ बोल नहीं सकते। तो कांडला एंड पारादीप में से हमारा आंसर होना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट और विशाखापट्टनम पोर्ट तो नीचे है। तो चलिए अब हम अपने ऑप्शंस को देखते हैं। इफ वी
look at this option, we have Calcutta, Kandla, मुंबई एंड विशाखापट्टनम, राइट। तो जैसा कि हमने देखा था विशाखापट्टनम नीचे है और मुंबई यानी कि जो JNPT है वो भी नीचे था, द इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम नीचे की तरफ कम वॉल्यूम था उसमें। वी हैड कांडला एंड पारादीप, राइट। तो पारादीप यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, अदरवाइज वी कुड हैव वुड हैव मार्क पारादीप। अगर पारादीप ऑप्शन नहीं है तो हमारा फिर ऑब्वियस आंसर बनता है कांडला पोर्ट, विच हैज टू बी आवर राइट आंसर। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन होगा बी, जिसको हम बोलेंगे कांडला। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, हम यहाँ इसे अटेम्प्ट करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। ऑप्शन ए है ऑल कंट्री, ये यहाँ पर हमें एक टेबल दी गई है, उसके बेसिस पर हमें ये कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमें बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। चलिए, ऑल कंट्रीज अदर देन इंडिया हैव ओवर 80% लिटरेसी। तो सारे कंट्रीज हैं इंडिया के अलावा उनकी 80% ज़्यादा लिटरेसी है। चलिए देखते हैं ऐसा है क्या। तो वी हैव अडल्ट लिटरेसी हियर, इंडिया की 52 है, अदर कंट्रीज चाइना की 82 है, इंडोनेशिया की 84 है, मलेशिया की 84 है, थाईलैंड की 94 है, कोरिया की 98 है, 95 है। तो दिस इज योर करेक्ट, राइट। देयरफॉर दिस कैन नॉट बी द राइट आंसर। ऑप्शन बी, मलेशिया एंड कोरिया हैव हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी देन ऑल अदर कंट्रीज। तो मलेशिया एंड कोरिया की सबसे ज़्यादा हाई लिटरेसी यानी फर्स्ट और सेकंड पे होंगे ये दोनों। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखेंगे जो सबसे लेफ्ट कॉलम है उसमें हम देखेंगे जो टॉप में काउंट करते हैं 62, 69, 64, मलेशिया इज 71 विच इज करेक्ट, विच इज हाई। देन यू हैव कोरिया, बोथ हैव 71 ओवर 71, राइट, बिटवीन 71 72। तो ये दोनों भी सही है, यानी कि ये ऑप्शन भी सही है और ये गलत है। हायर देन द अडल्ट लिटरेसी लोअर इज द इन्फेंट मॉर्टेलिटी। तो यहाँ पर बोला जाए जितनी अडल्ट लिटरेसी ज़्यादा होगी इन्फेंट मॉर्टेलिटी उतनी कम होगी। तो चलिए अब इसको देख लेते हैं। अगर अडल्ट लिटरेसी ज़्यादा है तो इन्फेंट मॉर्टेलिटी कम होगी। 82, 38, 84, 47, 84, 11, 94, 31 which is correct, and 98 to 6, and then you have 95, 32. तो it seems कोई बहुत क्लियर ट्रेंड मुझे पहली बार में नहीं समझ में आ रहा है, तो इसलिए मैं इसको अभी नहीं मार्क करना चाहूँगा। मैं ऑप्शन डी को देखना चाहूँगा, अगर ओबियसली रॉन्ग निकल गया तो मैं उसे करेक्ट मानकर आगे बढ़ जाऊँगा एंड आई विल नॉट वेस्ट टाइम ऑन सी अगेन। डी, द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ इन इंडिया इज ऑलमोस्ट द सेम एज दैट ऑफ इंडोनेशिया। तो इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑलमोस्ट सेम है इंडोनेशिया के बराबर। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखते हैं, इंडिया की है 62.4, इंडोनेशिया की है 64, राइट। तो वी कैन से दैट 62.4 एंड 64 ऑलमोस्ट सेम नहीं बोली जा सकती, राइट। इट हैज टू बी देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 1 देयर इज अ डिफरेंस ऑफ roughly 1.2. So I would not say almost the same. So higher the adult literacy, therefore I would say that this option is wrong, therefore this is the answer. And higher the adult literacy etc को मैं higher the adult literacy lower the infant mortality को मैं सही मान लूँगा। तो this way I will mark option D। चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। D, according to the table given above, the life expectancy at birth is not same as that of Indonesia. India is 62.4, Indonesia is 64. तो हम सेम नहीं बोल सकते। अगला क्वेश्चन करते हैं, द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज। तो इकोनॉमिक ग्रोथ का सबसे अप्रोप्रिएट मेजर क्या है, मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज क्या है। ऑप्शन ए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ ए कंट्री, GDP ऑफ ए कंट्री, इट इज वन ऑफ द इंडिकेटर, बट कैन वी से इट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट, मे बी GDP ऑफ अ कंट्री, मे बी नॉट। ऑप्शन बी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, राइट। तो यहाँ पे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट दे दिया, यहाँ पे ग्रोथ दिया गया, डिप्रिसिएशन किया। देन यू हैव नेट नेशनल प्रोडक्ट विच इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर, राइट। तो यहाँ पर एंड देन ऑप्शन डी इज पर कैपिटा इनकम, राइट। नाउ देयर इज अ सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व इन दिस क्वेश्चन, बिकॉज क्या अप्रोप्रिएट है ये हम कैसे बोल सकते हैं, बिकॉज समटाइम वी वांट टू लुक एट GDP, समटाइम वी वांट टू लुक एट नेट नेशनल प्रोडक्ट, और समटाइम वी वांट टू लुक एट पर कैपिटा इनकम, राइट। इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्लियर तो मेरे हिसाब से नहीं है, लेकिन हमें ये क्वेश्चन अटेम्प्ट तो करना ही है एग्जामिनेशन में। अब हम देखेंगे कि जैसा कि हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर हम देखना चाहेंगे कि कौन से 3 ऑप्शन हैं जो एक जैसे लग रहे हैं, देयरफॉर उन्हें रिजेक्ट किया जा सकता है, बिकॉज एक ही सही आंसर होने वाला है, राइट। नाउ इफ यू लुक एट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ द कंट्री, ओके, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ ए कंट्री, तो इसमें और इसके बीच में सिर्फ डिप्रिसिएशन का डिफरेंस है, और ऑप्शन बी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेट नेशनल, इसके बीच में केवल नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का डिफरेंस है, राइट। तो ये तीनों एक जैसे लग रहे हैं। जो डी ऑप्शन है वो पर कैपिटा इनकम है, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ का पर कैपिटा के लेवल पे मेजर कर रहा है, साथ ही साथ रियल इनकम को भी मेजर कर रहा है, यानी ये इन्फ्लेशन को भी एडजस्ट कर रहा है। तो ये तीनों एक जैसे ऑप्शन हैं, और इसीलिए मैं ऑप्शन डी के साथ जाना चाहूंगा, क्योंकि वो डिफरेंट है इन तीनों से, और वो पर कैपिटा इनकम को भी देख रहा है, साथ में वो रियल प्राइसेस पे भी देख रहा है, यानी वो इन्फ्लेशन को भी एडजस्ट कर रहा है। देयरफॉर आई वुड लाइक टू मार्क दिस क्वेश्चन एट द राइट आंसर। अदरवाइज मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज नॉट वेरी क्लियर कट
क्वेश्चन और इसका आंसर थोड़ा सा एम्बिगियस हो सकता है और लोग गलत कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर ये जानते हैं कि सही आंसर एक ही होगा। इसलिए अगर जो 3 ऑप्शन थोड़े बहुत सिमिलर हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, तो हम उन्हें एलिमिनेट करके जो एक ऑप्शन डिफरेंट लग रहा है कॉन्सेप्चुअली उसको मार्क करना चाहेंगे। तो यहाँ पर कैपिटा बेसिस पे इनकम भी देखी गई, साथ ही रियल इनकम भी देखी गई, यानी जो इन्फ्लेशन है उसको भी एडजस्ट किया गया। देयरफॉर आई विल मार्क ऑप्शन डी। अदरवाइज मोस्ट अप्रोप्रिएट इज ए लिटिल सब्जेक्टिव टर्म इन दिस क्वेश्चन। चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। डी, पर कैपिटा रियल इनकम इज नथिंग बट एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। इट मींस नेशनल इनकम इज सम ऑफ ऑल द फैक्टर और इनकम एडजस्टेड फॉर इंक्रीज इन प्राइसेस। द आंसर इज आल्सो नॉट वेरी क्लियर इन दैट सेंस, बट जो यूपीएससी ने आंसर दिया था वो डी था, इसलिए हमने और हम देख सकते हैं कि बाकी तीनों सिमिलर है, तो हमें डी के साथ जाना होगा, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल बी बैक वंस अगेन विथ ए न्यू वीडियो इन दिस सीरीज। तो स्टे कनेक्टेड एंड प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल इफ you have already not subscribed. Thank you.